रात का समय था। एक महिला जिसने भारी लहंगा और कीमती जेवर पहन रखे थे, लंबा घूंघट अपने चेहरे पर टिकाए शमशान भूमि की ओर जा रही थी। शमशान भूमि में पहुंचकर औरत एक घने पेड़ के नीचे पहुंचती है। उस पेड़ की जड़ के पास ही एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई नजर आ रही थी, जो किसी देवी या देवता की नहीं बल्कि किसी शैतान की नजर आती थी। उस मूर्ति का सिंदूर से अभिषेक करने के बाद वो औरत वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाती है और जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान सजाकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद मंत्र पढ़ने के बाद वो पोटली में से कुछ बाल, कपड़ा और कुछ मखाने के टुकड़े निकालकर जमीन पर रखती है और एक बार फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। इतना करने के बाद वो एक मिट्टी के कलश में जलता हुआ कोयला डालकर उस पर कुछ देर पहले अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर, बाल और कपड़ा डालकर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर दोनों हाथों से कलश को हवा में ऊपर उठाने का इशारा करने लगती है। अचानक वह कलश हवा में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। कलश को शमशान से जाते हुए देखकर वो महिला भयानक हंसी हंसने लगती है। शमशान से निकलने के बाद वह कलश सीधा भानु प्रताप की हवेली के अंदर प्रवेश करता है और उसके कमरे की खुली हुई खिड़की से कमरे के अंदर जाकर जमीन में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहुरश्मि पर कमला के साये को देखकर रेवती और ठाकुर भानु प्रताप बहुत डर गए थे। इसलिए जब कमला के शादी के जोड़े को जलाने के बाद जब वो बहुरश्मि का शरीर छोड़कर जाती है तो उसके बाद रेवती और भानु प्रताप गहरी सोच में पड़ जाते हैं। देखो रेवती, ऋतुराज हमारा इकलौता बेटा है। अगर हम इस हवेली में रहेंगे तो कमला का खतरा हमेशा हमारे मन पर बना ही रहेगा। कुल गुरु ने तो कहा कि कमला अब तृप्त होकर जा चुकी है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में अभी भी डर बना हुआ है। जिस बात का आपको डर है, मुझे भी इस बात का डर खाए जा रहा है। मेरी मानिए तो इस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। कल को हमारे बेटे बहू को कुछ हो गया तो इस हवेली का हम आखिर करेंगे भी क्या? भानु प्रताप और रेवती दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वे लोग अब इस हवेली में नहीं रहेंगे और कहीं दूर जाकर फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे। कुछ दिन अपनी हवेली से दूर एक छोटे से घर में बिताने के बाद माँ जी, कहाँ हमारी वो पुश्तैनी हवेली और कहाँ ये 2 कमरे का छोटा सा मकान? मैं जानती हूँ इस मकान में रहने में आपको और बाबूजी को भी बहुत असुविधा हो रही है। आखिर कब तक हम लोग इसी छोटे से घर में रहते रहेंगे? रश्मि बेटा, तुम सिर्फ हमारे बेटे की पत्नी ही नहीं हो बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी भी हो। हम तो बहुत घबरा गए थे जब उस कमला ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया। एक पल को तो लगा था हम तुमसे हाथ धो बैठेंगे। मैं और तुम्हारे बाबूजी बहुत घबरा गए हैं। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम लोग उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब कभी वहाँ लौट कर नहीं जाएंगे। कैसी बातें करती हैं माँ जी आप? वो आपकी पुश्तैनी हवेली है। मेरे कारण आप इस हवेली को छोड़ देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी वो जो भी बला थी, कुल गुरु की कृपा से वो हवेली को और मुझे छोड़कर कब का जा चुकी है। आप और बाबूजी नाहक ही घबरा रहे हैं। मेरी बात मानिए तो वापस अपनी हवेली चलते हैं। वहाँ पर हमारे खेत हैं, जमीन है, पुरखों की हवेली है। इस तरह से अपनी पुश्तैनी धरोहर को खंडहर बनाकर छोड़ देने से हम पुरखों की आत्मा को भी तो दुख पहुँचा रहे हैं ना माँ जी। रश्मि और ऋतुराज के बार बार समझाने पर ठाकुर और रेवती वापस हवेली में लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो रेवती, बच्चों के कहने पर मैं हवेली में लौट जरूर आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले इस हवेली में शांति के लिए हवन कर लेना चाहिए। हवन पाठ के लिए भानु प्रताप एक पंडित को हवेली में बुलाकर लाता है। हवन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जैसे ही सभी लोग हवन कुंड के चारों ओर बैठते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से मंत्र जैसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बार बार मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु उनकी जुबान को मानो लकवा मार गया था। किसी भी तरह की आवाज उनके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। पंडित जी की ऐसी हालत को देखकर ठाकुर मंदिर से दूसरे पंडित को बुलावा भेज देते हैं। दूसरे पंडित हवेली की ओर आ रहे होते हैं।
कि हवेली के सामने पहुंचकर अचानक ही पंडित जी को ला रहे नौकर का संतुलन बिगड़ता है और वो पंडित जी को लेकर बाइक से नीचे गिर पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी चोटें लग जाती है और पंडित जी अस्पताल पहुंच जाते हैं। आज का तो लगता है मुहूर्त ही खराब है। जाने दीजिए, पंडित जी स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद हम लोग हवन कर लेंगे। ठाकुर और उसका पूरा परिवार वापस से हवेली में लौट आया था। हालांकि उनके मन में एक डर अभी भी बना हुआ था, इसलिए रेवती रश्मि का खास ख्याल रख रही थी। हवेली में आने के बाद कुछ दिन बड़े ही शांति से बीत जाते हैं, जिससे भानु प्रताप और रेवती के मन में छुपी आशंकाएं भी दूर होने लगती है और वो भी मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हवेली से अब कमला का साया हमेशा के लिए दूर हो गया है। उसी रात शमशान से मिट्टी का अभिमंत्रित कलश सीधा ठाकुर के कमरे में आकर गिरता है और गिरकर चकनाचूर हो जाता है। देर रात गए कमरे से आई तेज आवाज को सुनकर भानु प्रताप चौंक कर उठ बैठता है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई भारी सामान गिरकर टूट गया हो। भानु प्रताप उठकर कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि कमरे में मिट्टी के कलश के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं और पर्दे के एक कोने ने आग पकड़ ली है। भानु प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या था जो उसके कमरे में आकर टूटा और ये आग कहां से आई। आनन फानन में ठाकुर पानी डालकर पर्दे से उठती आग को बुझाता है और कमरे में बिखरे कलश के टुकड़ों को समेटने लगता है। क्या हुआ जी? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं ये सब क्या है। रुकिए, मैं आपकी ये सब साफ करने में मदद करती हूँ। भानु प्रताप और रेवती मिलकर कमरे में बिखरे टुकड़ों को समेटकर कूड़े में फेंक देते हैं और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। देर रात गए रेवती की आंख खुलती है। उसे अपने कमरे से कुछ अजीबो गरीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। रेवती चौंक कर उठ बैठती है और देखती है कि सामने भानु प्रताप दीवार में अपना सर टकरा रहा है। क्या हो गया जी आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे आपके सर से खून बह रहा है। भानु प्रताप को मानो पत्नी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अपनी धुन में मगन वो लगातार दीवार में अपना सर मारता ही जा रहा था। रेवती भानु प्रताप को खींचकर दीवार से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन भानु प्रताप उसे जोर से धकेल देता है और वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये क्या हो गया आपको? रेवती किसी तरह उठकर बेटे बहू के कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगती है। बेटा जल्दी चल, तेरे पिताजी को कुछ हो गया है। माँ की बात सुनकर ऋतुराज दौड़ते हुए भानु प्रताप के कमरे में पहुंचता है। सामने का नजारा देखकर उनके पांव तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। भानु प्रताप मटकी के टूटे हुए टुकड़े और उसमें भरी राख, जिसे अभी कुछ देर पहले रेवती ने बाहर फेंका था, दोनों हाथों से अपने मुंह में ठूस रहा था। पिताजी होश में आइए, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋतुराज बार बार अपने पिता को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन भानु प्रताप इस समय अपने बस में ही नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई पड़ रही थी और माथे से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर तक मटकी के टुकड़ों को अपने दांतों से चबाने के बाद अचानक वो अपना गला पकड़कर बुरी तरह से चीखने लगता है। अगले ही पल भानु प्रताप को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर परिवार में सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। काफी देर तक उल्टियां करने के बाद भानु प्रताप एकदम से निठाल होकर फर्श पर गिर गया था। इस समय उसकी हालत बहुत ही खराब नजर आ रही थी। उसका सर खून से लथपथ था और आसपास भी हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। माँ, पिताजी का बहुत खून बह रहा है, इन्हें लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन इनको इतनी चोट लगी कैसे? पता नहीं बेटा, अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा तुम्हारे पिताजी दीवार में अपना सर टकरा रहे थे। मैंने रोकने की भी कोशिश की तो उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। ये देखो, मेरे सर में भी चोट आई है। माँ, कहीं फिर से वो कमला लौट कर तो नहीं आई ना? शायद इस बार वो पिताजी को परेशान कर रही है। ऋतुराज और रेवती घायल पड़े हुए भानु प्रताप के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। तभी भानु प्रताप झटके से उठ बैठता है और पास ही में पड़े मिट्टी के कलश के एक टुकड़े को हाथ में उठा लेता है
और उससे अपनी कलाई को काटने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, हम आपके नजदीक नहीं आएंगे। उसको नीचे रख दीजिए, पहले से ही बहुत खून बह रहा है, अब और नहीं। रेवती और ऋतुराज कुछ कदम पीछे खींचते हैं। तभी भानु प्रताप दौड़कर अपने कमरे की खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। पति को अपनी आंखों के सामने इस तरह छलांग लगाते देखकर रेवती मानो सन्न रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में आखिर ऐसा क्या हो गया भानु प्रताप को कि वो खुद की जान लेने तक पहुंच गया। घर का माहौल बहुत भारी था। भानु प्रताप के अंतिम संस्कार के बाद हवेली में यह पहली रात थी। परिवार में दूर दूर तक के रिश्तेदार जमा थे। अचानक देर रात रेवती चीख चीख कर रोने लगती है। रेवती की चीखों को सुनकर सभी लोग उसके कमरे में जमा हो जाते हैं। रेवती के नाखूनों से लगातार खून बह रहा था। ऐसा लगता था मानो उसने अपने नाखूनों से दीवार को कुरेदने की कोशिश की है, जिसके कारण उसकी उंगलियां और नाखून जख्मी हो गए थे। रेवती बेसूद रोए जा रही थी। मां को इस तरह से देख ऋतुराज बिल्कुल घबरा जाता है और उसे पिछली रात के दृश्य एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। कहीं पिताजी की तरह मां को भी कुछ हो गया तो क्या होगा? जब से गांव भर में ठाकुर साहब की मौत की खबर फैली थी, लोग उसे यही सलाह दे रहे थे कि वो किसी तंत्र मंत्र फूंकने वालों को बुलाकर एक बार अपना घर दिखा ले। लेकिन इस गम के माहौल में ऋतुराज ने गांव वालों की बातों पर खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस समय उसे समझ में आ गया था कि अगर अब उसने एक पल की भी देरी की तो वो पिता की तरह मां से भी हाथ धो बैठेगा। उसको अपने आसपास कुछ बहुत शक्तिशाली ताकत महसूस हो रही थी। इसलिए वो तुरंत 2 नौकरों को कुल गुरु को लेने के लिए भेज देता है। कुछ ही देर में नौकर कुल गुरु को लेकर हवेली में पहुंच चुके थे। गुरुजी के पास अभिमंत्रित जल था। उस जल की छींटे वो पूरे घर में लगा देते हैं और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़कर रेवती की ओर फूंक मार देते हैं। बहुत शक्तिशाली मसानी क्रिया का प्रयोग हुआ है तुम्हारे घर पर, और जिस किसी ने भी ये क्रिया करी है उसने तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के लिए ही इसे रचा है। आमतौर पर यह क्रिया करते समय 7 या 5 दिन का समय नियत किया जाता है, किंतु लगता है तुम्हारे माता पिता पर 24 घंटे वाला तंत्र प्रयोग हुआ है। यदि 24 घंटों के भीतर कुछ नहीं किया तो तुम अपनी मां को भी खो दोगे। बाबा की बात सुनकर ऋतुराज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, ये मसानी क्रिया क्या होती है? कहीं वो कमला ही तो ये सब नहीं कर रही है ना? आपने तो कहा था कि उसका प्रेत हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चला गया। फिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? पिताजी ठीक कहते थे, हमें इस हवेली में लौटकर कभी आना ही नहीं चाहिए था। क्या बाबा के आने के बाद रेवती की जान बच सकेगी? आखिर क्या है रेवती और भानु प्रताप के साथ हो रहे हादसों का कारण? क्या कमला लौट आई है या इन सब घटनाओं के पीछे कुछ और सच छुपा है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।